हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल और हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़, जिसमें हम पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इसको हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी में आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें 2 पार्ट्स हैं। इसके फर्स्ट पार्ट को आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास को आप 2 फेजेस में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट फेज़ है 1773 से 1853 तक, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश भारत पर शासन करने के लिए संसदीय अधिनियम बनाती थी। सेकंड फेज़ 1858 से 1947 यानी कि देश के आज़ाद होने तक, जिसमें हम ब्रिटिश ताज के द्वारा बनाए गए संसदीय अधिनियम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें पूछा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किसके द्वारा किया गया था। इसमें पूछा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और इसकी स्थापना 1 साल बाद 1774 में की गई। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश और थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर हमसे पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। इसके बाद सेकंड, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, ना कि लेमेस्टर। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ओनली 1 सही हो जाएगा और इसकी एक्सप्लेनेशन हम ऊपर देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमें 2 लिस्ट दी गई हैं, जिन्हें हमें मैच कर कर बताना है कि कौन किसके साथ सही है। एक तरफ हमें कुछ अधिनियम एक्ट दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा की गई कुछ कार्य। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जिसकी एक्सप्लेनेशन हम अभी नीचे देखेंगे, ऑप्शन बी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नियामक अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद पिट का भारतीय अधिनियम 1784, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक परिषद की स्थापना की गई थी। इसके बाद चार्टर अधिनियम 1813, जिसमें इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली, तथा चार्टर एक्ट 1833, जिसमें गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें पूछा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, जिन्हें हमें पढ़कर बताना है। फर्स्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। सेकंड, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823।
थर्ड, प्राच्यवेद एवं आंग्लवेद विवाद। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा, जो कि भारतीय शिक्षा थी, की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया और वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया और 1823 ईस्वी में एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी इस 1 लाख रुपए का ग्रांट देने की थी और इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए नींव के नाम पर मैकाले का नाम लिया जाता है। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैंडेविश बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता जो थे वो ट्रेवेलियन थे और H.T. प्रिंस प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमें पूछा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ जितने भी व्यापारिक अधिकार थे सबको समाप्त कर दिया था। तो वो किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ जितने भी व्यापारिक अधिकार थे सभी को समाप्त कर दिया था और जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए थे, लेकिन चाय और चीन के साथ को छोड़कर, और 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसके द्वारा सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमें चार्टर एक्ट 1813 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, जिसे पढ़कर हम बताएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, इसने यानी कि चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को, एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था, जो बिल्कुल सही है। सेकंड, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को दृढ़ किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 3 सही नहीं है, ऑप्शन ए। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। बाकी सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत
जिसे कंपनी ने अपने अंडर में किया हुआ था, भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को 20 वर्षों के लिए आगे और अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इसलिए हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सा एक्ट ऐसा है जिसके द्वारा भारत के प्रशासन में भारतीयों को हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चार्टर एक्ट 1833। 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी भी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। मतलब किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे चलकर राजनीतिक आंदोलन में 1833 के एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु एक मुख्य धारा बनी। थैंक यू। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।